नमस्कार, YouTube स्टडी चैनल बुक्कल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, हम 12th क्लास का जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे किरचॉफ्स लॉज। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं पे आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। प्लेलिस्ट खोलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के और उसमें जो लास्ट लेक्चर था किरचॉफ्स लॉज का वो पहले अटेंड कीजिए, उसके बाद आज वाला लेक्चर आप लोगों को समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि एक क्वेश्चन जो है अमूमन आपको सीबीएसई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को जो है जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो, उनमें भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हो। कैसे सोल्व करते हैं आज वो चीज सीखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ 9 से 12 तक आपको डिटेल फिजिक्स करवा रहे हैं। तो अभी तक +2 क्लास का जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमारा रनिंग में है और इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये भी ऑलमोस्ट एंडिंग में है। और उम्मीद करता हूं कि मेरे लेक्चर को अटेंड करने के बाद लोगों से शेयर करोगे इस चैनल को। ठीक है, लोगों को सब्सक्राइब करवाओगे क्योंकि ये आप लोगों का ही अपना चैनल है। ठीक है, हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इसलिए टीच कर रहे हैं। प्रॉब्लम सबकी है, हमारी भी है, हम भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, वो चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या जैसी भी है, लेकिन हम फिर भी आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों की जो है स्टडी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं। और आप लोगों के बेस्ट फ्यूचर के लिए, अच्छे आप लोगों के मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम में, इसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी के लिए हम आप लोगों के साथ हैं, इसी के लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन है हमारा यूजिंग किरचॉफ्स लॉज इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। ये फिगर हमें गिवन है। इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास दो बैटरी कनेक्टेड है, 12 वोल्ट 6 वोल्ट, और इस सर्किट के अंदर हमें वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 की जो है करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट I1, I2 एंड I3। सो बेसिकली इसको सोल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉज फॉलो करते होते हैं। किरचॉफ्स लॉज जो है कैसे फॉलो करते हैं, इसके लिए आप अपनी मर्जी से जो भी लूप चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो। जैसे मान लिया मैंने यहां पे ये लूप क्लॉकवाइज ले लेता हूं। मैं लूप मैंने कंसीडर किया A, B, E, F वापिस A। ठीक है, ये लूप मैंने कंसीडर किया। A से मैं स्टार्ट करता हूं। अब जैसे ही A से स्टार्ट किया, B पॉइंट पे रीच किए, B से E की तरफ जब आते हैं तो यहां एक कंपोनेंट लगा हुआ है रेजिस्टेंस, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप होगी और करंट की डायरेक्शन में ही हम फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, B से E की तरफ करंट की डायरेक्शन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको हमने क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। तो यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी 2 × I3। अब यहां से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा, नेगेटिव टर्मिनल है तो -12, और इन दिस वे यहां से जब हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे I1 करंट है और 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो +5 I1 आर इक्वल टू 0। ए पॉइंट पे रीच कर गए तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और यू मे राइट इट एज 2I3 + 5I1 इक्वल टू 12। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमारी बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अगर आप थोड़ा सा पॉइंट नोटिस करो, यहां इस बी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि हमारा I1 करंट यहां आ रहा है और यहां से जो करंट है इधर से भी I2 करंट आ रहा है। ठीक है, और यहां से I3 करंट जा रहा है। सो कहने का मतलब एट नोड बी नोड के ऊपर क्या है, I3 = I1 + I2। मैंने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है, किरचॉफ्स करंट लॉ मैंने यहां अप्लाई किया है। तो देखिए यहां पे I3 की वैल्यू ये है, तो मैं ये वैल्यू चाहूं तो इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर सकता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी बन जाएगी 2I1 + I2 + 5I1 = 12, और यू में राइट इट एज, देखिए 2I1 और इस तरीके से ये 7I1 + 2I2 = 12। सो ये नई इक्वेशन मैं इसको I2 नाम दे देता हूं।
ठीक है, अब ये इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, I1 और I2 वेरिएबल हो गए हमारे पास यहां। अब कोई और लूप चूज कर लीजिए अपनी मर्जी से, जो भी, जरूरी नहीं है कि बुक में जो भी आंसर दे रखा है, आप कोई सोल्ड एग्जांपल करते हो वहां जो भी लूप चूज कर रखा है आप वही चूज करो, डजेंट मैटर। अब मैं लूप ले लेता हूं यहां पे BCDEB, ठीक है, टेकिंग लूप BCDEB। इस लूप के अंदर अगर आप देखो तो B से C की तरफ जाएंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे करंट है I2, 3I2 हो जाएगा, यहां वोल्टेज ड्रॉप माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि मैं करंट के अपोजिट आ रहा हूं, जो मैंने रूल बताया था उस रूल के अकॉर्डिंग। अब प्लस टर्मिनल आ रहा है तो इसको हम प्लस का 6। अब यहां से चलेंगे, यहां करंट के अगेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम माइनस I3 इंटू 2, ठीक है, 2I3 इक्वल टू 0, और यू में राइट इट एज माइनस 3I2 माइनस 2I3 इक्वल टू माइनस 6, और इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो भी 2I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 6 प्लस का, ठीक है, माइनस कैंसिल कर दिया मैंने कॉमन लेकर के। I3 की वैल्यू अगेन यहां से इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2I2 प्लस 2 इंटू I3 दैट मीन्स I1 प्लस I2 इक्वल टू 6, और या फिर मैं ये लिख सकता हूं 2I1 प्लस 2I2 और 2I2 ये हो जाएगा 4I2 इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई जिसमें वेरिएबल I1 I2 है, इसमें भी I1 I2 है। आपने मैथ में अच्छे से सोल्व किए हुए हैं ऐसे एग्जांपल्स को, कैसे सोल्व करते होते हैं, तो I1 I2 के लिए इन इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, और I1 I2 की जब वैल्यू निकल जाएगी तो हम इस इक्वेशन में पुट करके I3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मेथड ये है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते होते हैं। चलो अब करके देखते हैं, ये हमें जरूरत नहीं। अब इक्वेशन है 7I1, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 14I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 24, और ये इक्वेशन है, इसको एज इट इज रख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 6। इसको माइनस कर दिया मैंने इसमें से, ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने इसमें से माइनस कर दिया। अब ये कितना बचेगा हमारे पास में 12I1, और ये माइनस तो ये कैंसिल होगी, ठीक है, इक्वल टू ये कितना बच गया 18, और I1 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 12, ठीक है, और ये आ जाएगा इक्वल टू 1.5 एम्पियर आ गया I1। अब जब आपको I1 की वैल्यू पता चल गई तो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर I1 की वैल्यू पुट करके I2 फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो मैं I2 की वैल्यू यहां इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2 को यूज करता हूं मैं। इक्वेशन 2 को हम जब यूज करेंगे तो इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा 2I1 की वैल्यू है हमारे पास 3/2 प्लस 4I2 इक्वल टू 6, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 3 उधर चला जाएगा, 4I2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3, और I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा। अब I1 और I2 की वैल्यू आपको पता चल गई, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते, अब इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं I3 की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। एक आंसर तो आपका ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, और I3 हमने स्टडी किया है I1 प्लस I2 के इक्वल था, ठीक है। अब I1 और I2 की वैल्यू पुट कीजिए सिंपली, 3/2 प्लस I2 दैट मीन्स 3/4, और 4 यहां पे एलसीएम आ गया, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9/4, I3 की वैल्यू आ जाएगी इतना एम्पियर। सो इस तरीके से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व करोगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल टू द लूप A C B P A C B P A, ठीक है।
मेरे पास में एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल to the loop ACBPA and ACBQA to write the expression for the current I1, I2 and I3 in the network shown in figure। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन तो बनानी है ACBPA इसके लिए, इस लूप के लिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है ACBQA, ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। और हमें फिर I1, I2 और I3 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इस नोड पे या जंक्शन पे हम बात करें या इस पे बात कर लीजिए। यहां देखिए I3 एंटर कर रहा है तो यहां से I1 निकल रहा होगा, यहां से I2 निकल रहा होगा। सो क्लियरली एक पॉइंट तो हमें यहां से ये मिल गया कि I3 जो है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये होगी। नाउ लूप मैं चूज कर लेता हूं जो इन्होंने कहा है। अब जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ACBPA ये लूप हमने ले लिया, ठीक है। अब यहां से मैं जब चलूंगा A से, यहां जा रहे हैं, अब यहां I3 करंट आ रहा है, यहां रेजिस्टेंस हमें गिवन है 12 ओम, तो मैं यहां लिख सकता हूं 12I3। और यहां एंटर करते हैं, P की तरफ जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सीधे आता है हमारे पास में माइनस का 6, फिर वापस A पॉइंट, ओके। इसके अलावा हमारे पास में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस उसको मैं ले लेता हूं प्लस 0.5 I1। अब देखो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको भूल जाते हैं हम, तो मैंने यहां पे वो ले लिया और इक्वल टू 0। और 12I3 की वैल्यू अभी रख लीजिए I1 प्लस I2, क्योंकि दो ही वेरिएबल रहने चाहिए हमारे पास में। और यहां पे 0.5 I1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 12 I1 और 0.5 ये हो जाएगा, तो 12.5 I1 प्लस 12 I2 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने कह दिया, या इसको फर्स्ट कह दीजिए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। नाउ बात करते हैं सेकंड लूप की। लूप कौन सा कहा उसने, लूप है हमारे पास में ACBQA। अब इस पे लूप पे हम इक्वेशन बना के देखते हैं, तो यहां सबसे पहले तो वही बनता है 12I3, और यहां से जाएंगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस E2 दैट मीन्स 10 और प्लस 1 ओम है यहां पे। अब यहां इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और यहां से करंट कितना जा रहा है I2, तो I2 इंटू 1 यानी I2 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के लिए अभी आपके पास में क्या है, I3 की वैल्यू पुट कीजिए पहले। I3 की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 और प्लस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। 12I1 और प्लस में 12I2 और I2 ये कितना आ जाएगा 13I2 इक्वल टू 0। सो एक इक्वेशन हमारे पास में ये होगी। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 मैथमेटिकली, ठीक है। मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं I1 और I2 की जो वैल्यू निकल के आती है वो है I1 इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 37 एम्पियर, माइनस की आएगी, ठीक है। और I2 की जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी हमारी 106 डिवाइड बाय 37 एम्पियर। और I3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करके, तो I3 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 37 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे आप जो है इन तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब आते हैं तो मैं ये बता देता हूं 95% स्टूडेंट जो होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते, यानी उनको ऐसे छोड़ देते हैं जैसे वो उनके बस की बात है ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने एक भी एग्जाम्पल सोल्व करके नहीं देखा हुआ। तो आप ऐसे इक्वेशन बना करके एग्जाम्पल सोल्व करके देखिए, आपके क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर से जरूर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी प्रीवियस वीडियोज हैं जिसपे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लगभग 30-35 के लेक्चर दे रखे हैं वो आप सुन के देखिए, पहले उनके नोट्स बनाइए। इसी तरीके से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर चल रहे हैं ऑलमोस्ट एंडिंग में है ये भी, तो इनके भी लेक्चर आप अटेंड कीजिए और अपने नोट्स बनाइए।
ठीक है, शेयर करना मत भूलिए, लोगों को शेयर करोगे तभी लोगों को पता चलेगा कि हम यहाँ पे डिटेल सिलेबस करवा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये स्टूडेंट एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिकल network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जितना बड़ा जो है इसका फिगर आप लोगों को नजर आ रही है, फिगर मैंने बनाया स्टेटमेंट का ही। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। इसने कहा कि एक क्यूब है और उसकी जो भी साइड्स हैं, हर एक साइड में जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है, और इसको हमने एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ में हमने क्या किया है, अटैच किया है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट, ठीक है, थ्रू द ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे आप यहां एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जो क्यूब है उसकी हर एक साइड बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक साइड का जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। यानी कहने का मतलब उनके अक्रॉस में करंट भी क्या जा रहा होगा, ऑलमोस्ट सेम जा रहा होगा। जो ब्रांचेस को समझते हैं, सेम कैसे जा रहा होगा, सेम का मतलब सब ब्रांचेस के अंदर सेम नहीं होगा। जैसे यहां से 6 एम्पियर मैंने करंट कंसीडर किया, तो जिनमें से 6 एम्पियर में से क्या होगा, 2 एम्पियर इधर और 2 एम्पियर इधर और 2 एम्पियर, यानी 2i, ठीक है। 6 आइस में 2i हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करंट। ओके, ये 2i इसमें चला गया। यहां से जो 2i जा रहा है, यहां आने के बाद क्या हुआ, अब इधर उसने i और इधर i सेंड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहां i जब d डैश के ऊपर पहुंचा तो i यहां से आया और i इस ब्रांच से आएगा। ये 2i है, यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, i इधर निकल गया और i इधर, तो यहां पहुंचेंगे तो वापिस ये 2i होकर के यहां पहुंच जाएगा। ऐसे ही इस ब्रांच को देखोगे, 2i यहां से 2i गया तो i यहां निकल गया और i इस डायरेक्शन में निकल गया। यहां से जो i गया है और ये i आ रहा है, ये दोनों मिलकर के 2i यहां पहुंच गया। इसी तरीके से ये i और एक i यहां से चल के आया था, ये 2i मिक्सअप होकर के c डैश पे पहुंच गया। तो 2i प्लस 2i प्लस 2i, इन दिस वे 6i करंट जो है यहां वापिस बैटरी पे रीच कर जाता है। ठीक है, तो सर्किट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम इस सर्किट के हेल्प से, यानी किरचॉफ्स रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और जो I है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लूप चूज करते हैं। लूप, आप इसमें घबराइए मत, बहुत आसान होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिल जाता है तो इसका डायरेक्ट आंसर भी है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है। लेकिन डायरेक्ट पे मत जाइए, पहले मेथड आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, A B C डैश और वापिस E होते हुए A पॉइंट पे। ठीक है, यानी ये लूप मैंने चूज किया है जो आप देख पा रहे हो। इस लूप को मैंने A से स्टार्ट किया, C से होते हुए, C डैश होते हुए और बैटरी से होते हुए वापिस हमारे पास A पॉइंट पे रीच कर जाएंगे। अब जो रूल थे, रूल को ही फॉलो करना है। रूल को फॉलो करते हुए आप इक्वेशन बनाइए। मैं A से स्टार्ट करता हूं, B की तरफ जाते हुए 2i है और यहां जो रेजिस्टेंस है, सपोज करो हर एक ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो है R। ठीक है, और वो R की वैल्यू भी उसने कितनी दे रखी है, 1 ओम दे रखी है। जरूरी नहीं है 1 ओम हो, और किसी क्वेश्चन के अंदर 2 ओम हो सकता है, 4 ओम हो सकता है, 10 ओम हो सकता है, बट यहां हम एक बार R मान के चल लेते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 ओम जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम A से B की तरफ चलेंगे। तो यहां करंट कितना जा रहा है, 2i इंटू R, यहां वोल्टेज ड्रॉप हुई 2i इंटू R। ओके, अब यहां B से C की तरफ जाओगे, यहां करंट I है और इंटू R, तो यहां प्लस का करंट के डायरेक्शन में प्लस लेके चलेंगे, I इंटू R। और C से C डैश की तरफ जाएंगे तो यहां पे फिर अगेन 2i इंटू R, 2i इंटू R, और फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस E और इक्वल टू 0, वापिस एक पॉइंट पे रीच कर गए। बीच में और कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट आपको क्लियर होगा मैंने इक्वेशन कैसे बनाई है। और यहाँ पे आप ये चीज भी नोटिस कर पा रहे हो, 2ir 4ir और एक ये 5। सो इन दिस वे 5i इंटू R इज इक्वल्स टू E। ओके, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। E इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 5i इंटू R। ओके, अब बात करते हैं हम
किसकी? करंट की। भाई इसमें करंट कितना है और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, ये सब चीज जो है हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि बिल्कुल इजी होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप यहां से फाइंड आउट करना चाहते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड, सपोज करो आर इक्विवेलेंट लिख लीजिए। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? सर्किट का जो टोटल ईएमएफ है डिवाइडेड बाय टोटल करंट। ओम्स लॉ ही मैं फॉलो कर रहा हूं। टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल करंट। टोटल ईएमएफ जो है हमारे पास में वो है E, और जो टोटल करंट लिया था वो कितना था? 6I। सो यहां से हम अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आर इक्विवेलेंट की। आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती है, आप देखिए E की वैल्यू मैंने पुट की 5IR डिवाइडेड बाय 6I। सो I विल गेट कैंसिल, ये आ गया 5/6R। ठीक है, अगर ऐसा सर्किट कोई भी दे रखा हो और ब्रांच का जो रेजिस्टेंस कुछ भी हो ऐसे क्यूब शेप में दे रखा हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 5/6R। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, कई बार सिर्फ ये इतना ही पूछा जाता है। अब आपको ये R इक्विवेलेंट तो पता चल गया, लेकिन एज वी नो R इज इक्वल टू गिवन कितना है? 1 ओम है। सो R जो भी होगा, R इसका जो निकल के आएगा वो कितना होगा? R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 5/6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5/6 ओम ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट कैलकुलेट करना है। और करंट कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड पे जाएंगे, 6I हमें निकालना है और I की वैल्यू भी हमें यहां से पता चल जाएगी। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया, अब यहां वैल्यू में पुट करता हूं और हमें 6I की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें मैं इस इक्वेशन के अंदर यूज करता हूं 5/6 इज इक्वल टू E की वैल्यू आपको पता है 10 डिवाइडेड बाय 6I। 6 विल गेट कैंसिल, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर। सो I की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। और 6I की वैल्यू अगर आप चाहोगे तो वो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12 एम्पियर। तो यहां से 12 एम्पियर करंट जा रहा है। और अलग अलग ब्रांच में भी आप बता सकते हो, यहां इस ब्रांच में कितना है? 2 इंटू I, यानी 2 इंटू 2, यानी ये इसमें हो जाएगा 4 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। जरूरी नहीं था आप अगर इसे दे रखा तो जैसे मान लिया ये लूप मैंने लिया, आप कोई भी और लूप ले सकते हो, A, D, C, C' और वापिस A, इससे भी करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, इनकी हेल्प से आपको कुछ समझ आया होगा। सिर्फ आप 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। पहले आप छोटे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, इक्वेशन बनाना सीखिए, इक्वेशन बना करके आंसर ठीक तरीके से निकालना सीखिए। क्योंकि सीबीएसई में बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएगा घुमा फिरा के कि लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आप करते रहो और आपको सोल्व ही ना हो पाए। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा वो सिंपल होगा। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन था, देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, या मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन इससे पहले और भी करवाए, वो भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन सीबीएसई में भी लगभग पूछा जाता है और आपकी जो नीट के एग्जाम है, जेई है, इनमें भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसको प्रॉपरली देखिए, टाइम स्पेंड ना कीजिए। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। वैसे भी हम ऑनलाइन में उतना स्पीड से नहीं पढ़ा पा रहे हैं जितना ऑफलाइन में है। टाइम कंज्यूमिंग है ये सिस्टम। तो आप अपनी तरफ से कोशिश रखिए कि हम जितने लेक्चर डेली डाले जा रहे हैं उस लेक्चर के अकॉर्डिंग स्पीड जो है हमारी मेंटेन रहे। ठीक है, और चैनल को ग्रो करवाने में भी हेल्प कीजिए। सिर्फ आप लोगों के लिए ही हम यहाँ पे लगे हुए हैं। आप जितनी मेहनत करते हो हमें उसकी खुशी मिलती है। ठीक है, आज जो आप लोगों के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन मुझे आप सोल्व करके व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, गुड लक।